दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूँ मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन की। और इसका शीर्षक मैं देता हूँ, क्या मशहूर फिल्म डायरेक्टर आर डी बर्मन मौत के बाद बैंक के लॉकर में सिर्फ 5 रुपया। अभी इसके विस्तारित बात करने से उनका जीवन का जो लेखा जोखा है मैं बताता हूँ। अव्वल तो छोटे नवाब से शुरू करने वाले अपना करियर 61 से शुरू किया, फिर भूत बंगला और अन्य मूवी बनाने की कोशिश किया, लेकिन वो म्यूजिक इतना जमा नहीं। लेकिन नासिर हुसैन जो तीसरी मंजिल की प्लानिंग कर रहे थे शम्मी कपूर के साथ, हालांकि तीसरी मंजिल की इसलिए मैं बात कर रहा हूं, तीसरी मंजिल का ही म्यूजिक था जो आर डी बर्मन को रातों रात जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर ही नहीं बनाया कि पूरा हलचल मच गई और पूरा बहुत कुछ हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि तीसरी मंजिल ऐसी फिल्म थी, म्यूजिक के लिए ये वेस्टर्न टाइप का अलग कुछ जोनर लेके आया था। जब नासिर हुसैन ने अप्रोच किया शम्मी कपूर से, शम्मी कपूर तो पहली शर्त थी कि उनकी जो जमती थी शंकर जय किशन के बिना शम्मी कपूर कोई फिल्म ही नहीं करता था। म्यूजिक बेशक शंकर जय किशन का हो, लेकिन प्रोड्यूसर की बहुत रिक्वेस्ट के बाद विजय आनंद राजी हो गए। डायरेक्टर जो विजय आनंद थे, देवानंद के भाई, तो वो पहली मीटिंग जब आर डी बर्मन से हुई तो आर डी बर्मन भी संभ्रम में थे कि क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन जब ये पहला म्यूजिक सुना तो विजय आनंद यानी कि गोल्डी को समझ में आ गया था जो म्यूजिक बनेगा जबरदस्त बनेगा। तो तब शम्मी कपूर ने जब म्यूजिक सुना तो देर ना करते हुए कहा कि डन। और जब तीसरी मंजिल के आप गाने भी सुनोगे, और अभी बहुत हिट गाने हैं, और वो गाने से ही फिल्म तो बहुत हिट हुई, लेकिन आर डी बर्मन का बहुत बड़ा नाम हो गया। और फिर देखते देखते 70 का दशक जब आया, उसमें अमर प्रेम, कटी पतंग, आराधना और बहुत सारी पिक्चरें जैसे कि देव साहब की हरे रामा हरे कृष्णा, तो ये अपना धाक जमा के रखा था इंडस्ट्री में। 70 का दशक में आर डी बर्मन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और अन्य म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी उनकी कंपटीशन होती थी। लेकिन आर डी बर्मन का जो म्यूजिक का जो स्टाइल था वो अपने आप में अलग तरीके का था और वो आगे चलता गया। और 80s का जब जमाना आया तो 80s में भी तूफानी बैटिंग किया। 80s के पहले 81 में सनम तेरी कसम, लव स्टोरी और बेताब को क्या बोलना है। लव स्टोरी का तो म्यूजिक बना और उतना ही बेहतरीन फिल्म दिलाने में ये राहुल रेवल का बहुत बड़ा हाथ था। तो स्वाभाविक था कि बेताब का भी म्यूजिक बहुत जबरदस्त बना। लेकिन इसके बाद 85 की सागर को छोड़ दिया जाए, जो बॉक्स ऑफिस पे हिट नहीं थी लेकिन सेमी हिट बोल सकते हैं, सागर जैसी आंखें वाली, उसमें आर डी बर्मन को जरा सी राहत हो गई कि कुछ बात बनी। इसलिए जो अर्जुन पिक्चर आई थी वो जरा सी नहीं चली, बहुत अच्छी चली थी, जरा सा राहत आर डी बर्मन को हो गया। ये चलते चलते अगर आप 86 से लेके 90s का दौर देखोगे तो आर डी बर्मन का जो जादू था वो जरा सा खत्म होने आ रहा था। म्यूजिक की स्टाइल जरा बदल गई थी, और क्यों ना हो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही स्ट्रगल कर रहे थे। और उन दिनों नए नए जोनर के साथ आनंद मिलिंद, जतिन ललित और अन्य लोग आ गए थे, यानी कि नदीम श्रवण भी आ गए थे। तो जरा सा जोनर चेंज ही हो जाता, कोई भी दशक ले लो। तो अभी ये बात बहुत ज्यादा उठ रही थी, आर डी बर्मन इसलिए ज्यादा परेशान थे कि फिल्म ना मिलना, काम की बहुत कमी हो गई थी, और जो पिक्चरें उनको मिल रही थी वो उस लेवल की नहीं थी जो हिट दे सके। मुद्दा ये बात का हो गया। हालांकि 90 आते आते आप समझ लो किसी भी दशक का 1-1.5 दशक के अंदर कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर का जादू चलता है, उसके बाद उसका जो जोनर होता है वो कम होता जाता है। नतीजे में ऐसा होता है, नतीजे में तब्दीली ना होना, जोनर को चेंज होना, ये हमेशा और स्वाभाविक बात है। आप अगर पूरा लेखा जोखा भी देखोगे, शंकर जय किशन से लेके लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से लेके वो सारा जोनर जो है ये खत्म होता ही है। ये
मैं बोल नहीं सकता हूं, एक वक्त होता है, चाहे प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, लिरिक्स हो, कोई भी हो, ये आर.डी. बर्मन को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संकुचित करता था कि मैं एक टाइम पे इतना काम होता था और अभी मुझे काम ना मिलना और बीमारियों में चले जाना, ये ज्यादा मुसीबत आ गई थी। हालांकि एक इंटरव्यू में मैंने क्या जज्बाती तौर पर ये बातें भी मैंने सुनी है, एक हमारे मित्र है, लेकिन उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पर मैं ये बता रहा हूं, उन्होंने ऋषि कपूर को भी बहुत सही तरीके से एक दिन फोन करके बोला कि चिंटू, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, कमी है सिर्फ काम की। काम ना हो किसी भी आर्टिस्ट को, किसी भी बेताज आर्टिस्ट हो, बेताज म्यूजिक डायरेक्टर हो, लिरिक्स हो, काम ना होना एक अनबैलेंस कर देता है, चिंतित कर देता है। अभी करे क्या? जो मार्केट में रहने की जो किसी भी स्टार को आदत होती है, और जब वो आदत नहीं हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है, आदमी इनसिक्योरिटी महसूस होती है। और तो और न्यूज चैनलों से लेके, लेकिन मैंने बहुत यूट्यूबर से ये सुना था कि वो खाने के वांदे हो गए थे, मरते समय पैसे नहीं थे। भाई माफ करना, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने जो सूत्रों से बात किया था, खाने पीने का कोई टेंशन नहीं था, इसके लिए कि उनका एक ड्राइवर था, उनका एक कुक था, उनका एक नौकर था, और अन्य लोगों का खर्चा उठाना कोई मामूली खेल नहीं था। गाड़ी बीड़ी सब कुछ थी, बस थी कमी एक काम की और थी कमी परिवार की। जाती जिंदगी में जब आप बहुत सक्सेस होते हो तो परिवार को आप ज्यादा देखते नहीं हो, चाहे वो पत्नी हो या बच्चे हो। और तो और इनकी शादी भी नहीं हुई थी, शादी हुई थी आशा भोसले जी के साथ, लेकिन उनकी भी टूट गई थी। तो ना बच्चा, ना बीवी, ना घर, ना परिवार, और ऊपर से काम ना होना, ये मैं मुख्य बात बोलता हूं। और लोगों को ये जो फिल्म इंडस्ट्री का जो नशा होता है, परिवार जब हो तो परिवार आपको संभाल लेगा, भाई संभाल लेगा, बेटा संभाल लेगा, बेटी संभाल लेगी या पत्नी संभाल लेगी। लेकिन हकीकत में जब देखने जाओ तो जादूगरी म्यूजिक डायरेक्टर जितने इतने धुने बनाई है प्यार के ऊपर, और प्यार से उनको कितने लोगों ने लुभाया, लेकिन वो प्यार तब्दील हकीकत की जिंदगी में नहीं हो पाया। वो बड़ी दुख की बात है। काश अगर परिवार होता तो ये नौबत आती नहीं। उम्र क्या थी, 54 साल की उम्र में ही 94 में ही वो गुजर गए। और जब वो गुजरे तो वो पिक्चर हिट हो गई जो 1942 लव स्टोरी थी, और गुजरने के बाद तो फिर कोई मतलब ही नहीं हो जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो बात है, परिवार से बढ़कर कोई नहीं होता। कोई होता अपना होता, वो अपना ही नहीं है। जब अपना ना होना और काम ना होना, पैसे से कोई चीज खरीदी नहीं जा सकती। लेकिन किसी भी मैगजीन, किसी भी यूट्यूबर ने, मैंने हमेशा देखा है, जिस तरह से गलत बातें मशहूर फिल्म डायरेक्टर आर.डी. बर्मन के लिए जो बोला गया, मोहताज हो गया, मरने के बाद 5 रुपए थे लॉकर में, कुछ नहीं था, खाली था, ये था वो था। भाई किसने देखा? हमने हकीकत की जिंदगी में, इंडस्ट्री में जज्बाती तौर पर हूं। तो जो सूत्रों ने मुझे बताया, वो हालांकि नाम ना बताने की शर्त पर मैं भी ये बात कर रहा हूं, सबको तो झटका लगा था, लेकिन मुझे झटका इसलिए नहीं लगा था कि जो इंडस्ट्री के जानकार है वो हमेशा आर.डी. बर्मन बातों बातों में हंसते हंसते कहते थे कि मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे लॉकर में सिर्फ 5 रुपए रहेंगे। ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं। ये उनका जो कॉमेडी स्टाइल था वो आखिर में सच ही साबित हुआ उन लोगों के लिए जो सब जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो ऐसी कोई नौबत नहीं आई थी आर.डी. बर्मन को मर मिटने की। ये तो उनकी ख्वाहिश थी कि जाती जिंदगी में काम करते करते गुजरे। तो ये सिक्का, 5 रुपए का सिक्का कितना गलत तरीके से इंडस्ट्री में पहुंचा, ये विशेष सटीक विश्लेषण के लिए मैं अपनी विश्लेषण यही खत्म करता हूं। लाइक शेयर नहीं बनेगा तो बात नहीं बनेगी।